द रूट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। द रूट्स इस चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं सचिन मास्कर वर्धा से फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ खास शख्सियत से आज हम मिलने जा रहे हैं। अनूप कुमार जी, नालंदा अकेडमी वर्धा से। आज तक वर्धा मशहूर था बापू कुटी के लिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर वर्धा जैसा छोटा शहर, छोटा ज़िला अगर आज मशहूर है, तो वो मशहूर करने के पीछे अनूप कुमार जी का भी कुछ हाथ है। देश भर के लोगों को अनूप कुमार जी के बारे में कौतूहल है, जानना है कि अनूप कुमार है क्या, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनकी पार्श्वभूमि है, क्या करना चाहते हैं। आज हम दर्शकों की ओर से उनसे सवाल पूछेंगे और जानना चाहेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। अनूप कुमार जी, जय भीम। जय भीम। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पारिवारिक पार्श्वभूमि क्या है, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा जो परिवार है वो एक छोटा सा ज़िला है, जैसा वर्धा है वैसे एक ज़िला है लखीमपुर खीरी। मैं वहाँ पे पला बढ़ा हूँ और मेरे परिवार में मेरे से 3 बड़े भाई हैं और एक बहन है। और मेरे पिताजी वकील थे और मेरी माताजी अपने समय की, उस समय एक शिक्षित महिला बोलूँगा क्योंकि 10th पास थी वो। तो मेरे घर में पढ़ाई का काफ़ी शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा माहौल रहा है। मेरे पिताजी काफ़ी मैं दोनों पेरेंट्स, माता और पिता दोनों ही पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा हम बच्चों को सीरियस रखते थे। और अभी तीनों भाई जॉब कर रहे हैं, मेरी सिस्टर भी सेटल्ड है और मैं सबसे छोटा हूँ घर पे। आपकी पढ़ाई कहाँ तक थी? मैंने एमफिल किया है जेएनयू से, लेकिन एमफिल पूरा नहीं किया था, लास्ट सेमेस्टर में मैंने छोड़ दिया था। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं एमए हूँ। मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो आप लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं और फिर अचानक वर्धा जैसे एक महाराष्ट्र के सबसे छोटे ज़िले में आते हैं, वर्धा शहर में आते हैं और ये बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला आप शुरू करते हैं। क्या कुछ पहले से डिसाइड किया था आपने या फिर कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया कि आपने अचानक फैसला किया कि आपको यहाँ आना है और ऐसा कुछ शुरू करना है? वर्धा आने से पहले भी मैं कुछ 15 सालों से, वर्धा आने से पहले 15 सालों से मैं काम कर रहा था। तो वर्धा आना थोड़ा-सा एक्सीडेंटल था, लेकिन काम जो मैं कर रहा हूँ, वो बहुत ही एक सोच विचार के करके लिया गया कदम था। और ये मेरे अपने छात्र जीवन से जुड़ा हुआ है कि जब मैं 12वीं पास करके जब मैं इंजीनियरिंग के लिए गया था, इंजीनियरिंग करने के लिए, तब मैंने बहुत सारा जाति भेद सहा था, बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मैंने खुद भी अपने ऊपर मैंने उसको झेला है। और साथ में मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को, जो ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट जो बहुजन समाज के हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और जो गांव से आते थे, जिनको जो इंग्लिश मीडियम नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। मैं चूँकि अंग्रेजी माध्यम का था, तो थोड़ा बहुत अगर डिस्क्रिमिनेशन होता भी था या टीचर कुछ बोलता भी था, तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड अंग्रेजी का था, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, तो मैं उसको कोप अप कर लेता था। लेकिन मैंने बहुत सारे मेरे साथियों को, मेरे क्लासमेट्स को रोते हुए देखा है, बहुत परेशान होते हुए देखा है कि एक तो वो लोअर कास्ट बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरा इंग्लिश नहीं आती है, तीसरा बहुत फाइनेंशियली वीक हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी की या उस कॉलेज की शान होना चाहिए, कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही वंचित समाज से आते हैं और इतनी मेहनत करके आते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को सर आँखों पे बैठाना चाहिए, उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिए। लेकिन उल्टा होता है हमारे यहाँ। ऐसे स्टूडेंट्स को जो ग्रामीण भाग से आते हैं और बहुत मेहनत करके बिना किसी सहारे के प्योरली अपने टैलेंट पर आते हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा टैलेंटलेस या मेरिटलेस या इंटेलिजेंट नहीं है ये कह के उनको ट्रीट किया जाता है, उनको फेल किया जाता है। और वो उनको हमारा सिस्टम ऐसे दिखाता है कि जैसे देखिए, ये रिजर्वेशन के प्रोडक्ट हैं, रिजर्वेशन के कारण हमारा क्वालिटी ख़राब हो रहा है, रिजर्वेशन की वजह से ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है। तो प्रॉब्लम यह है कि ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और ऐसे बच्चों के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो उनकी जो मेहनत है और उनकी जो लगन है, उसका उनको वैल्यू नहीं करता है हमारा सिस्टम।
और इसके पीछे मैं जातिवाद को पूरी तरीके से ज़िम्मेदार मानता हूँ और ये मैंने बहुत करीब से देखा है और मुझ पर मेरे मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मुझ पर उसका बहुत 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 तगड़ा प्रभाव पड़ा था और इसी वजह से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जब मैंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की तो मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया था। तो प्रोफेसर्स ने मुझे बहुत तंग किया, फेल किया, निकाल दिया, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और अंततः मुझे थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी और मैं हमेशा से मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मैं ख़राब स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। अब उस समय बहुत यंग एज थी तो बहुत एग्रेसिव था मैं, बहुत लड़ाई भी करता था, झगड़े भी करता था, तो मुझे निकलना पड़ा वहाँ से और जब निकलने के बाद जब मैं वापस गया, मेरे 3 साल ख़राब हो चुके थे और एक यंग स्टूडेंट के लिए 3 साल ख़राब होना बहुत बड़ा शॉक होता है और उसी समय मैं उसको बोलूँगा कि एक वो था कि उस समय मायावती जी की गवर्नमेंट थी, बहन जी की गवर्नमेंट थी यूपी में 97-98 में और उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ ओपन की थी गवर्नमेंट की और उनमें मैं जब कॉलेज छोड़ा मैंने तो उसके बाद मैं अपने घर गया लखीमपुर और वहाँ पे उन लाइब्रेरी को ज्वाइन किया और वो लाइब्रेरी में जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी वो बाबा साहब की जीवनी थी। तो वो जो 3 साल का जो गुस्सा था और जो दुःख था, वो बाबा साहब का जब जीवनी पढ़ा तो तब मुझे रास्ता मिल गया। तब मुझे लगा कि मुझे तो यही काम करना है और मेरे से पहले से बहुत सारे लोग इन्होंने काम किया है। बाबा साहब का हमने नाम सुना था लेकिन जब मैं बाबा साहब की जीवनी पढ़ा तब मुझे उनके स्ट्रगल का अंदाज़ा हुआ कि लाइफ लॉन्ग आपको काम करना पड़ता है, आपको चेंज ऐसे नहीं आता है, आपको अपनी पूरा जीवन लगाना पड़ता है। तो 98 में मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ एजुकेशन में उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण भाग से हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित समाज से हैं, उनके लिए काम करना चाहता हूँ, उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा जो नालंदा की यात्रा है वो 2013 में वर्धा से नहीं शुरू हुई है, वो 1998 उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं एमए के लिए जेएनयू गया था और 2001 से 2003 के बीच में मैं जेएनयू में रहा और उसके बाद फिर मैंने अलग-अलग जगहों पे काम किया है। मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया है, मैंने उड़ीसा में काम किया है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया में काम किया है, गुजरात के कुछ हिस्सों में भी काम किया है, एजुकेशन पे थोड़ा-थोड़ा और उसके बाद फिर मुझे वर्धा आने का मौका मिला 2013 में। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की आपने बात की, जी, यही रोहित वेमुला के साथ भी हो रहा था और आज देश भर के जो SC ST OBC के हज़ारों लाखों बच्चे हैं उनके साथ भी वही हो रहा है। जी, उन्होंने रोहित ने जो है लेकिन सुसाइड की, जी, आपने लड़ने का रास्ता चुना, जी। तो किस रास्ते को आप बेहतर समझते हैं? देखिए मैं तो रोहित के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने सही चुना या गलत चुना, वो उनकी परिस्थिति थी। वो कई सारी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, तो उनका जो सुसाइड है वो भी एक तरीके का प्रोटेस्ट है। इस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने जो सुसाइड किया, तो वो उनका एक उस व्यवस्था के खिलाफ उनका प्रतिरोध है, एक प्रोटेस्ट है। तो मैं उसको नेगेट नहीं करूँगा, उसको कम भी नहीं बोलूँगा, उसको उस रास्ते को गलत भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो उनकी परिस्थिति थी। लेकिन अगर चेंज लाना है, तब तो हमें लड़ना पड़ेगा, है ना? तब और कोई तरीका नहीं है। सुसाइड करना या वायलेंस के थ्रू कोशिश करना, वो रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो जो बाबा साहब का रास्ता है कि बाबा साहब ने भी बहुत सारे अपमान सहे और वो डटे रहे। उन्होंने अपनी एजुकेशन के प्रति जो उनकी निष्ठा है, कमिटमेंट, उसको कभी कम नहीं होने दिया। अपनी शिक्षा पूरी की तमाम परेशानियों के बाद और उसके बाद उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। तो मेरे लिए तो वो आइडियल है। वर्धा में सबसे पहले फिर आपने कैसे शुरुआत की? वर्धा में हमारी एक दोस्त हैं चेतना सवई, जिनका वर्धा में एक कॉलेज है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क। एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने एक मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस कराया था, मैं और मेरे दोस्तों ने, दलित और आदिवासी विमेन कॉन्फ्रेंस था ऑल इंडिया लेवल का। तो उसमें चेतना और उनकी जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आई थी साथ में, तो उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई थी मेरी और उन्होंने मुझे वर्धा के बारे में बताया था और उन्होंने अपने कॉलेज के बारे में बताया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी कम्युनिटी के लोगों के भी अपने कॉलेजेस हैं। मुझे इसके बारे में पहले अंदाज़ा नहीं था इतना,
तो उन्होंने जब उनसे जब बात थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, उनके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स हैं और वो मराठी मीडियम से आती हैं, गाँव से हैं, उनको इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम है। तो उनको कोई टीचर चाहिए था कि आप कोई ऐसा टीचर हो तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो ये बात जनवरी 2013 की है, तो मैंने उनको बोला था कि हाँ, मैं बताऊँगा। फिर मैं भूल गया था। फिर मैं जून 2013 में एकदम से दिमाग में आया कि चेतना ने मुझे बोला है टीचर के लिए, तो मैं ही चला जाता हूँ। तो मैं एज़ अ वॉलंटियर आया था कि मुझे ये लग रहा था कि 2-3 महीने मैं रहूँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा और इंग्लिश सिखाऊँगा और थोड़ा मुझे महाराष्ट्र में रहने का भी मन था। क्योंकि मैं जब से जेएनयू में आया था 2001 से, मैं हर साल दीक्षा भूमि आता था 14 अक्टूबर को जेएनयू से। और महाराष्ट्र मुझे हमेशा से बहुत जब से बाबा साहब को जाना है, महाराष्ट्र बहुत प्रिय रहा है, बहुत बहुत मन करता था आने का। तो मुझे कुछ समय मतलब बिताना ही था कि रहना ही था महाराष्ट्र में और मेरा थोड़ा-थोड़ा झुकाव बुद्धिज़्म की तरफ भी हो रहा था। तो अब यूपी में उतना स्ट्रॉन्ग हमारा बुद्धिस्ट कल्चर नहीं है, तो मुझे ये जानना था कि बुद्धिस्ट कल्चर क्या होता है, बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है कैसे रहती है, उनके बीच में रहना चाहता था मैं। तो मुझे ये मौका मिला और मैंने उनको कॉल किया कि मैं खुद आ रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और कॉलेज में मैं रहने लगा और कॉलेज में मैं बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया और मेरे दिमाग में यही था कि 3-4 महीने मैं पढ़ाऊँगा एज़ अ वॉलंटियर और फिर मैं चला जाऊँगा। लेकिन उन्हीं 3-4 महीनों में मैंने कुछ 22 बच्चियों को पढ़ाया था, जो बैचलर इन सोशल वर्क में फाइनल ईयर में थे। तो उन 22 बच्चों में से मैंने उनको एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उसी समय उसका फॉर्म निकला था, तो मैंने उसके लिए उनको तैयार किया था। तो उसमें से कुछ बच्चियों का सिलेक्शन हो गया था। तो 3-4 महीने की मेहनत से गाँव की कुछ बच्चियाँ बॉम्बे जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कुछ काम नहीं हो सकता है। ये मेरा सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि उससे पहले भी मैं 15 साल से बहुत कोशिश कर रहा था। कभी मैगज़ीन निकालता था, कभी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता था, कोर्ट केसेस किए हैं, हेल्पलाइन चलाई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा काम किया था। लेकिन वो जो सुकून, जो एक बोलते हैं ना, एक सैटिस्फैक्शन, जो मुझे वो 5 या 6 बच्चियाँ जो सेलेक्ट होके वर्धा से के गाँव से निकल कर बॉम्बे पढ़ने जा रहे हैं, वो जो सुकून मिला मुझे, वो किसी और काम में नहीं मिला था। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली वापस गया, सब कुछ जो कुछ भी था सब बंद करके त्याग दिया और इधर वापस आ गया। तब से मैं वापस नहीं गया। मैंने शुरुआती दिनों में आपको देखा है एक छोटी सी जगह पे नालंदा अकेडमी चलाते हुए। बिहार फिर कैसे चुना? ये भीमनगर का जो बिहार है, जी, जी। ये तो माना जाता है, आम लोगों में ऐसी धारणा है कि ये तो वही धार्मिक कार्यों की जगह है, जी, जी। लेकिन आपने इसको एजुकेशनल वर्क प्लेस में बदल जी। दिया है। देखिए, बाबा साहब को अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने हमेशा से बुद्ध विहार को ज्ञान का केंद्र माना है। बुद्ध विहार में शिक्षण ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप अगर 1500 साल पीछे जाएँ, तो हमारे जितने भी महाविहार थे, चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, वो यूनिवर्सिटीज़ थी अपने आप में। तो विहार हमेशा से, बुद्ध विहार हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है। और बाबा साहब ने भी ये बोला है कि ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, नॉलेज सीकिंग सेंटर होना चाहिए। तो जब मैं चेतना कॉलेज में, अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो पहले साल तो 22 बच्चे थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चे आने लगे और मैंने वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी शुरू की, तो सैकड़ों बच्चे आने लगे, तो वो जगह छोटी पड़ गई थी। तो 2 साल, मतलब 2013 से 2015 तक मैंने उस कॉलेज में पढ़ाया था और 2015 के बाद जब वो जगह छोटी पड़ने लगी, क्योंकि बाहर से, दूसरे स्टेट से भी बच्चे आने लगे थे, तो फिर उस समय 2 साल में क्या हुआ था कि वर्धा के कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया था और उनका सिलेक्शन हो गया था बाहर। तो हमारी जो लोकल कम्युनिटी है वो मेरे से बहुत खुश हो गई थी, मतलब उनको लग रहा था कि हाँ, ये अच्छा काम हो रहा है। तो फिर जब मैं बाहर जगह की तलाश कर रहा था, अब दूसरा ये है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, तो मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। तो अब बाहर किराए पे तो मैं नहीं ले सकता हूँ इतनी बड़ी जगह, तो बहुत महंगा जाएगा। तो फिर मैं ऐसा कोई देख रहा था कि कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे मुझे पढ़ाने का मौका मिले। तो मेरे ही स्टूडेंट जो वर्धा के हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर जो विहार के जो महिला मंडल है उनसे बात किया, तो वो तैयार हो गए। तो उसके बाद 2015 सितंबर में मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तब से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और 2015 के बाद में लगभग अभी 7 साल हो गए जी। आपको वर्धा में। जी, इतने सालों में आपने लगभग कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया? मैंने अभी 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, 1200 के ऊपर। कहाँ से वो स्टूडेंट्स आए? हमारे पास स्टूडेंट 15 स्टेट से आते हैं, झारखंड, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटका तक। इवन अभी तो पिछले 2-3 साल से अरुणाचल प्रदेश के भी बच्चे आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे आ रहे हैं।
तो मेरे पास कुछ 14-15 स्टेट के बच्चे हर साल आते हैं। हमने कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स देखे हैं जी। जहाँ पे लाखों रुपए की फीस ली जाती है बच्चों से। आप कितनी फीस लेते हैं? मैं एक पैसा भी नहीं देता हूँ, मैं बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। तो क्यों नहीं लेते आप? क्योंकि इतना खर्चा होता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। इतनी बड़ी चीज़ें आपको लगती है पढ़ाने के लिए। हमने आपका प्रैक्टिकल लैब भी देखा जी, है, ये सब जी, देखा जी। है और खाने-पीने का खर्चा लगता है। हमने तो ये भी सुना है कि आप बच्चों का पूरा खाना-पीना, रहना सभी सब मैनेज करते हैं और आप ऐसे लगता भी नहीं कि आप करोड़पति, अरबपति घर के होंगे। नहीं, तो नहीं। ये सब आप कैसा मैनेज कर लेते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नालंदा में अगर एक भी स्टूडेंट सिर्फ़ इस वजह से वापस चला जाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं फ़ीस के, तो वो गलत होगा। तो मेरे जो बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, उनसे मैं बहुत नॉमिनल फ़ीस ले सकता हूँ और वो दे सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ₹1 भी नहीं दे सकते। ठीक है? तो मुझे फिर फ़ीस मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं कुछ बच्चों से लूँ और कुछ बच्चों से ना लूँ, राइट? और फिर वो बच्चों में भी भेद आ जाता है कि हम तो फ़ीस दे के पढ़ रहे हैं, ये फ्री में पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये है कि कितना भी नॉमिनल फ़ीस रखूँ, अगर जैसे मान लीजिए मैं ₹500 में महीना भी रखता हूँ, तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ₹500 का भी खर्चा नहीं उठा पाएँगे अपने बच्चों के लिए। तो वो बच्चे पीछे छूट जाएँगे। बहुत सारे लोग हैं जो ₹500 बहुत खुशी से दे सकते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो नहीं दे सकते। मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब बच्चे नालंदा के दरवाजे पर आएँ, तो पैसे का प्रेशर बिल्कुल ना लो उनके ऊपर। तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ पैसा। और दूसरा मेरा ये मानना है कि एजुकेशन जो है, वो सोशल इन्वेस्टमेंट है। वो एक व्यक्ति पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मैं मेरे समाज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेरे समाज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। हर पेरेंट्स यही करता है ना, अपने बच्चों को बिना स्वार्थ पढ़ाता है। तो वो क्यों पढ़ाता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो उसका फ्यूचर है वो, तो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैं मेरे परिवार के बच्चों को पढ़ाने के बजाय मैं मेरे समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं उनको अपने परिवार के रूप में देखता हूँ। तो इसलिए मुझे मतलब कभी उचित नहीं लगा बच्चों से पैसा लेना। वो एक प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पे भी मुझे उचित नहीं लगता है। तो फिर पैसा आता कहाँ से? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, समाज के लोग हैं जिनको ये काम अच्छा लगता है और वो छोटे-छोटे डोनेशंस देते हैं। हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते, हम एनजीओ से नहीं लेते, हम किसी से भी फंडिंग नहीं लेते। मेरा ये मानना है कि वो लोग जिनको लगता है कि ये बाबा साहब का रास्ता है और बाबा साहब का जो सिद्धांत है एजुकेशन का, वही सही सिद्धांत है और नालंदा उस सिद्धांत पर काम कर रहा है। अगर उनको ये फ़ेथ है, तो वो सपोर्ट करता है। तो मुझे ये 10वां साल हो रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है फाइनेंशियल। समाज के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं, पंखा हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे चेयर्स हों, ये सब लोगों के दान से चलता है। डोनेशन देते हैं लोग, कोई चेयर देता है, कोई टेबल देता है, कोई हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप देता है और छोटा-छोटा डोनेशन। हमको कुछ बहुत लाखों में नहीं मिलता है, कोई ₹500 महीने देता है, कोई ₹1000 महीने देता है, कोई जो कुछ दोस्त जो अच्छी जगहों पे हैं वो 5-5 हज़ार रुपये भी हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे चलता है। अ, देखिए मैंने जो देखे हैं डोनेशन तो देने लायक काफ़ी लोग हैं जी, जी। जो दे सकते हैं और जिनको दिया भी जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि उसके लिए लोग कैरेक्टर भी देखते हैं। जी। तो शायद आप में वो लोगों को बात नज़र आती हो, आपके प्रयासों में वो सच्चाई नज़र आती हो। आप इतने सालों से ये बड़ा प्रयास तो कर रहे हैं कि बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाएँगे, उनको आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बचाने की कोशिश करेंगे। इसके नतीजे आपने क्या देखे? इतने 10 सालों में आपने जिनको पढ़ाया बच्चों को, तो सफलता की कौन-सी सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी है? कहाँ मैंने तक गए हैं? बच्चों को तो छोड़िए, परिवारों को चेंज होते देखा है। वो परिवार जो कभी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे या बहुत उनको उनको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं था, आज वो अपने दूसरे जो रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों को भेजते हैं यहाँ पे। क्योंकि उनके जो बच्चे आए मेरे पास, वो आज फ़ॉरेन कंट्री में हैं या आज बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में हैं या बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। अब गाँव की एक लड़की गाँव से निकलती है, जिसने ज़िंदगी भर गाँव में रही है, कपड़े और बर्तन ही मांजे हैं और घर का काम किया है। सडनली वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाती है, 50,000 60,000 रुपए का सैलरी पे उसको जॉब लगता है। तो घर वाले, क्योंकि ये घर वालों की कल्पना से बाहर की चीज़ है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो जब बच्ची या बच्चा वापस आता है तो उसका जो पर्सनैलिटी में जो चेंज होता है,
उसके बात करने का ढंग, उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसका जो पूरा वर्ल्ड व्यू है वो बहुत अलग हो जाता है। तो पेरेंट्स और उसके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे हमारे बच्चों में इतना कैसे चेंज आया। तो बच्चे तो चेंज होते हैं, मैंने परिवारों को चेंज होते देखा है। वो माता पिता जो अपनी बच्चों को कभी वर्धा के बाहर नहीं भेजना चाहते थे, आज अपने दूसरे रिश्तेदारों के बच्चों को लेकर आते हैं हमारे पास कि आप इनको भी पढ़ाओ, आप इनको भी पढ़ाओ। तो ये चेंज स्लो है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन चेंज हमेशा आइडिया से आता है। और मुझे लगता है कि नालंदा या जो भी मैं काम करता हूँ वो एक आइडिया है, और अगर वो आइडिया एक छोटे लेवल पे सक्सेसफुल होता है तो लोग उसको अपनी जगहों पर उसको अपने अपने तरीके से रेप्लिकेट करते हैं। और जब आइडिया कोई अच्छा आइडिया रेप्लिकेट होता है ज़्यादा जगहों पे तो चेंज आता है। तो मेरा ये नहीं मानना है कि नालंदा कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, लेकिन नालंदा एक आइडिया के तौर पे समाज को के सामने है कि एजुकेशन पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें हमारे बच्चे और बच्चियों को अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। हमें हमारे परिवार में जब भी मेरे पास माता पिता आते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपके घर में आपको पढ़ने का माहौल तैयार करना होगा। आपको लगता है कि आप बच्चों को डांटते हो ना कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि बहुत हद तक बच्चों का जो विकास होता है, बौद्धिक विकास, वो आपके पारिवारिक माहौल पर डिपेंड करता है। तो आपको अपना पारिवारिक माहौल भी सुधारना होगा, तब बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो ये चेंजेस बहुत स्लो हैं, लेकिन मैंने होते हुए देखे हैं मेरी आंखों के सामने। देश में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है वहाँ भी शायद आपके बच्चे गए हैं जी। और शायद कुछ बाहर भी जाने की कोशिश वगैरह कर रहे हैं। जी। कहाँ पे बच्चे? मेरे अभी इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सब में हमारे बच्चे हैं। कुछ अभी 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप में, जिसमें कुछ हमारे 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और बाहर 5 या 6 देशों में हैं। हमारे बच्चे नीदरलैंड में हैं, इंग्लैंड में हैं, फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं। तो कुछ 6-7 देश हो गए। तो अभी 22 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट फ़र्क क्या पड़ता है? मान लीजिए कि कुछ जैसे वर्धा में भी हिंदी यूनिवर्सिटी है जी। और कुछ जो सरकारी संस्थान हैं जो उच्चतम पढ़ाई मुहैया कराते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आप जिन इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं आपके द्वारा तैयार करके उन्हें, तो उससे उनकी ज़िंदगी में क्या एग्जैक्ट फ़र्क आता है? एक तो उनका बच्चे जो हैं, पहली बात तो सोशली कॉन्शियस हो जाते हैं, सामाजिक चेतना आती है, क्योंकि वो ये देखते हैं नालंदा जो है वो कोचिंग सेंटर नहीं है। नालंदा एक प्रकार का सामाजिक संगठन है और समाज के लोगों के रिसोर्सेज से चल रहा है। तो उनके अंदर एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। और जैसे कि अभी तक क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो एलिट सेक्शन के लोग हैं वो पढ़ जाते हैं, रिजर्वेशन ले लिया। अभी रिजर्वेशन का उनका सोशल कॉन्शियसनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको लगता है कि रिजर्वेशन मुझे मिला है, और वो आगे बढ़ जाते हैं और समाज से कट जाते हैं, क्योंकि वो सरकार की तरफ से मिला है। उनको लगता है सरकार ने उनको दिया, और वो एक सामाजिक जो दायित्व है वो उसका उनको एहसास नहीं होता है। लेकिन नालंदा में जब बच्चे आते हैं तो उनको हर दिन ये दिखता है कि हमको यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ने का माहौल मिल रहा है, हमारे ऊपर इतनी मेहनत की जा रही है, हमको इतना सपोर्ट किया जा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ उनकी फैमिली नहीं है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा एक अम्बेडकरी समाज है जो उनको इस नालंदा को चलाने में सहयोग कर रहा है, उनको पढ़ाने में सहयोग कर रहा है, और वास्तव में उनकी ज़िंदगी संवारने की कोशिश हो रही है। बच्चों को यह एहसास हो जाता है कि यहाँ पर मुझसे बच्चों से कुछ मांगा नहीं जा रहा है। हम बच्चों को ये नहीं बोलते कि जाके आप रैली निकालो हमारे लिए, या हमारे लिए पैसा कलेक्ट करो, या आप कुछ करो हमारे लिए। नालंदा में हम पहले दिन से ही रखते हैं कि आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ यही काम है पढ़ाई करके आप अपना जीवन सुधारिए। तो बच्चों को इस बात का बहुत जहाँ तक मुझे समझता है ना, एज अ टीचर जितना मुझे समझता है कि बच्चों में वो एहसास हो जाता है कि समाज जो है वो उनके साथ खड़ा है। अब मुसीबत में अगर आप किसी का साथ देते हैं, या जब परेशानी में आप किसी का साथ देते हैं, तो जब मुसीबत निकल जाती है तो वो लोग ज़रूर याद रखते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि जब मैं परेशान था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरे को बहुत परेशानी थी, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को ये एहसास हो जाता है कि ये एक अच्छा मौका उनको मिला है, और ये अच्छा मौका समाज के लोगों ने उनको दिया है। तो उस समाज के प्रति अब उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब वो कितने जिम्मेदार रहेंगे फ्यूचर में मुझे नहीं मालूम ऑनेस्टली, लेकिन मैं इसी आशा से पढ़ाता हूँ कि ये बच्चे हमारे कल को एक समाज के प्रति बहुत जिम्मेदारी रखेंगे, और समाज को वो वापस करेंगे जो समाज ने उनको दिया है।
और उसके कई गुना ज़्यादा देंगे। तो मैं तो एज अ टीचर इसी विश्वास से पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम क्या होगा। अच्छा, ये तो खैर बात हो रही है सामाजिक जागरूकता की, आप उन्हें सोशल बना रहे हैं ज़्यादा। जी। लेकिन जहाँ पर वो पढ़ने जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, क्या वो पढ़ के उन्हें कुछ फाइनेंशियली भी फ़ायदा होने वाला है? जी, बिल्कुल। लगभग हमारे सारे बच्चों के पास जॉब है, जिन लोगों ने भी पढ़ाई पूरी, क्योंकि देखिए, अभी जॉब मार्केट बहुत अलग हो गया। अब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। सरकारी नौकरियाँ बहुत कम हो गई हैं। अब ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो आपको फेलोशिप्स मिलती है, आपको छोटे-छोटे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए भी हमें बच्चों को तैयार करना पड़ता है। और ये जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सबसे ख़ास बात यही है, छोटे इंस्टीट्यूशन और जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि आपके पास जॉब पाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप वही एमएसडब्ल्यू लोकल करिए और वही आके आप एमएसडब्ल्यू बॉम्बे से करिए, ज़मीन आसमान का अंतर होता है, उनको जॉब लग जाता है। तो हमारे लगभग सारे बच्चों को जॉब लग जाता है। तो एटलीस्ट वो उस प्रोसेस में आ जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि वो ये जॉब कर सकते हैं। अभी जैसे बात चल रही थी, सैकड़ों बच्चे पढ़ के गए हैं, बहुत सारे जॉब में भी लग गए हैं, तो उनका पे बैक टू सोसाइटी क्या रहा है? आपने क्या देखा? हमारे बच्चे जो हैं, पहली बात तो ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से होती है कि हमारे बच्चे जब वापस अपने एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर शुरू करते हैं। कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के गाँव-गाँव में जाकर लाइब्रेरीज़ ओपन की हैं। वहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वो अपने कोविड के समय बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं थे, अपने गाँव में थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। तो लगभग सारे बच्चे किसी न किसी रूप में अपने गाँव में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो आज हमारे बच्चों का जो काम है, एक्टिविटी, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र के गाँव में भी है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है। तो ये जो नालंदा का जो आइडिया है, वो ले जाकर रेप्लिकेट करते हैं। ये मेरे लिए सबसे एज़ अ टीचर ये सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है, वो ये है। दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने हिसाब से। हम नहीं मांगते, मतलब हम लोग का ये है कि वी विल नेवर आस्क। मुझे लगता है कि अगर मैं मांगता हूँ तो फिर मेरा पूरा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाता है। नालंदा का जो एक आइडिया है कि हम आपको उतना काबिल बनाएंगे, अब आपकी सोच के ऊपर है ना। तो आपकी सोच अगर आपकी सोच यहाँ से जाने के बाद आपकी सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है कि आप पे बैक करें, तो इसका मतलब है एज अ टीचर ये मेरा फेलियर है। ये आपका फेलियर नहीं है, वो मेरा फेलियर है कि मैं आपके अंदर वो भावना पैदा नहीं कर पाया। अच्छा, आपने अभी बात की कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो पे बैक के तौर पर अपने गांव में जाकर उन्होंने भी लाइब्रेरी शुरू की हाँ है। जी जी। मैं अपनी ज़िंदगी में आपके बहुत जो अजीज़ दोस्त थे और मैं पर्सनली उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अभियान जी, आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ उनके साथ एक बार मिला था जब आप भी थे। उनके नाम पे आपने कुछ लाइब्रेरीज़ का कुछ अभियान जी शुरू जी किया जी। था, वो क्या है? हाँ, हम लोगों ने अभी कुछ 16 लाइब्रेरीज़ हम लोग रन करते हैं। अलग-अलग गाँव में जाकर हम लोगों ने अभियान की जब डेथ हुई थी, उसके बाद 15 मार्च को अभियान जी की डेथ हुई थी, 8 फरवरी को। तो उनके मृत्यु के 1 महीने के बाद उनकी याद में हम लोगों ने अलग-अलग बुद्ध विहार, क्योंकि अभियान का ये सपना था कि हर बुद्ध विहार में एक छोटी लैब होनी चाहिए और एक छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए। अभियान और मेरे बीच में यही सबसे कॉमन चीज़ था कि दोनों को ये लगता था कि ये बुद्ध विहार जो है वो हमारा स्पेस है, हमारी अपनी जगह है। ये जगह हमको और कहीं नहीं मिलती है। हम पंचायत की जगह को अपना क्लेम नहीं कर सकते, हम जिला परिषद की जगह को अपना क्लेम नहीं कर सकते। हम वहाँ जाते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं। ये हमारी अपनी जगह है, हमारे खून पसीने से बनी है। तो इसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए, और इसका उपयोग सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं होना, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में एक ये कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए जहाँ पे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इकट्ठा हों। तो उनका यही सपना था कि लाइब्रेरी होना चाहिए और लैब होनी चाहिए, और उन्होंने कई जगहों पे शुरू भी किया था। हम लोग जब वो थे तो हम लोग बहुत जगहों पे घूमते थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। हर महीने कोई ना कोई एक जगह पे हम लोग जाते थे और वहाँ पे स्टैब्लिश करते थे। तो उनके जाने के बाद फिर उनकी याद में हम लोगों ने अभियान लाइब्रेरीज़ नाम का ये एक पूरा मुहिम चलाई थी, और 1 साल के अंदर हम लोगों ने कुछ 15 कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ इस्टेब्लिश की हैं गाँव-गाँव में। और हमारी ये जो कम्युनिटी लाइब्रेरी है ये बुद्ध विहार में है, और हमारा फोकस छोटे बच्चे हैं इस लाइब्रेरी में। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइब्रेरीज़ का मतलब लोग को लगता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है महाराष्ट्र में वो ये है कि लोग वहाँ पे वही बच्चे जाते हैं जो बैंकिंग, रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं।
छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा रीडिंग हैबिट अगर किसी की डेवलप करनी है, सबसे अच्छा समय बचपन होता है। तो और बचपन में आप जितना ज़्यादा अपनी रीडिंग हैबिट, किताबें पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की, उतना ज़्यादा आपका रीडिंग हैबिट होगा, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो हम लोगों का ये जो अभियान का जो लाइब्रेरीज़ का जो ये फोकस है, ये है कि हम छोटे छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग है, क्लास 4th क्लास 5th, उनके लिए बहुत सारी स्टोरी बुक्स, बहुत सारा आर्ट और क्राफ्ट का सामान, तो हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय से थोड़ा कोविड की वजह से हम पीछे छूट गए, थोड़ा काम रुका हुआ है, लेकिन हम इसको फिर से शुरू करेंगे। अभी कुछ 16 लाइब्रेरीज चल रही हैं और हम लोग का सपना ये है कि एटलीस्ट पूरे इंडिया में हम लोग कुछ 200-250 लाइब्रेरीज चला सकें, अभियान लाइब्रेरीज। तो ये हम लोग का टारगेट है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, शायद कुछ आपके साथ टीम भी होगी, कुछ जी, लोग जी। भी होंगे जी, जी। जो आपके साथ जी। में काम में हाथ थोड़ा जी, बटाते हैं, जी। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, नालंदा की टीम बहुत धीरे-धीरे बनी है और नालंदा की टीम की खासियत ये है कि मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं, वो वापस आते हैं काम करने के लिए एज़ अ वॉलंटियर। तो मेरी टीम में लगभग सारे जो लोग हैं, इस समय हम कुछ 20 लोग हैं, जिसमें से हम 8 लोग फुल टाइम काम करते हैं और 12 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं। तो अब ये जो 8 लोग फुल टाइम हैं, जिसमें कि जो हमारी जो को-फाउंडर हैं सपना जाम्बुलकर, वो भी मेरी स्टूडेंट रही हैं फर्स्ट बैच की और उन्होंने मेरे से पढ़ाई की, फिर उन्होंने टिस से डिग्री ली और फिर वो वापस आके मेरे साथ काम कर रही हैं। आज वो डिजिटल नालंदा जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो उसको पूरी तरीके से संभालती हैं। उसके अलावा हमारी जो कोर टीम में मीनाक्षी हैं और दीपक हैं और मनीषा, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं फर्स्ट और सेकंड बैच के। तो ये एक अच्छी बात है कि मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं, वो अपना पूरा जीवन मेरे साथ काम करने में लगाना चाहते हैं। क्या बात तो इसलिए मुझे बहुत प्राउड है इस बात का कि मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है मेरे स्टूडेंट्स का। यहाँ तक तो आए आप, शायद 10 साल हो गए हैं। जी। इसके आगे का क्या प्लान है?